हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा बैंकिंग अवेयरनेस अक्टूबर महीने की। इसमें मैं आपको जो 15 अक्टूबर से लेके और 31 अक्टूबर तक की बैंकिंग अवेयरनेस कवर कराऊंगा हिंदी में। एक बात याद रखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वो सर्कुलर जिन पे एमसीक्यू बन सकते हैं वो मैंने इसी वीडियो में इंक्लूड कर दिए हैं और यही मैंने सितंबर में किया था। तो सितंबर और अक्टूबर के आरबीआई सर्कुलर के अलग से कोई वीडियो नहीं है जो आएंगे, क्योंकि जो भी रेलेवेंट एमसीक्यू बन सकते थे वो इसी वीडियो में मैंने इंक्लूड कर लिए हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले हम आरबीआई के दो तीन सर्कुलर देख लेते हैं जिन पे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि कई सर्कुलर ऐसे होते हैं जो हमारे आउट ऑफ सिलेबस होते हैं तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते। तो पहला जो सर्कुलर है ये 11 अक्टूबर को आया था और इसमें आरबीआई ने बात करी कि जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, राइट, उनके लिए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क दिया है। यानी कि अगर आप एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी खोलना चाहते हैं भारत में तो क्या क्या कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी है। इस पे 2 से 3 बस एमसीक्यू आ सकते हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूं क्या क्या आएंगे। देखो, सबसे पहले तो ये आएगा कि अगर आपको एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी खोलनी है भारत में तो कितना पैसा चाहिए, यानी कि जो मिनिमम नेट ओन्ड फंड रिक्वायरमेंट है वो कितनी है। तो ये 300 करोड़ कर दी है। अभी 100 करोड़ थी, 3 गुना कर दी है। लेकिन ये सीधा 100 से 300 करोड़ नहीं करी। अभी जो है इमीडिएटली ये 200 करी है। तो 31 मार्च 2024 तक ये 200 करोड़ हो जानी चाहिए और उसके बाद 31 मार्च 2026 तक ये 300 करोड़। लेकिन अगर एग्जाम में इस तरह का कोई डेट मेंशन नहीं है तो सीधे आंसर आप 300 करोड़ रुपए मार्क करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए एकदम से एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी खोलना 300 करोड़ कर दिया 100 से, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता इतना पैसा अरेंज करना किसी के लिए भी। और हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी भारत में खुले। तो अभी के लिए तो 100 करोड़ है, लेकिन इसको बढ़ा के पहले 200 करोड़ किया जाएगा और फिर 300 करोड़ किया जाएगा। तो जो मिनिमम नेट अर्न्ड फंड रिक्वायरमेंट है वो कितनी कर दी है 100 करोड़ से, वो कर दी है 300 करोड़। तो ये एक बड़ा अच्छा एमसीक्यू क्वेश्चन है और मुझे लगता है क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा। दूसरी बात एक और, अगर कोई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी आप खोलते हैं तो उसका जो जो भी सबसे टॉप पे मैनेजमेंट होती है, यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर या सीईओ, या मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर सीईओ एक ही व्यक्ति होता है, यहाँ पे एमडी/सीईओ बोलते हैं, या फिर उसका होल टाइम डायरेक्टर, राइट। तो मैं रिपीट करता हूं, अगर आप एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी खोलते हैं तो उसका मैनेजिंग डायरेक्टर सीईओ या होल टाइम डायरेक्टर ये 5 साल के लिए एक बार में अपॉइंट किए जाएंगे, 5 साल से ज्यादा नहीं, एक बार में, राइट। लेकिन ये दोबारा भी अपॉइंट किए जा सकते हैं। ठीक है, तो रिपीट करता हूं, मैनेजिंग डायरेक्टर सीईओ या होल टाइम डायरेक्टर एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के एक बार में 5 साल के लिए अपॉइंट किए जाएंगे, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन हां, वो रीअपॉइंट किए जा सकते हैं। कितनी बार? तो वो 15 साल तक के लिए जो है, 15 साल तक के लिए ही, यानी कि 3 बार रीअपॉइंट किए जा सकते हैं फॉर मैक्सिमम टेन्योर। क्या ये 15 साल के बाद भी रीअपॉइंट हो सकते हैं? हो सकते हैं, लेकिन इनको एक गैप लेना पड़ेगा और वो है 3 साल का गैप। और उस 3 साल के गैप में ये उस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जिसके ये एमडी सीईओ या होल टाइम डायरेक्टर थे उससे किसी भी रूप में एसोसिएट नहीं हो सकते। ठीक है, 3 साल का एक गैप रखना पड़ेगा 15 साल के बाद। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई व्यक्ति 40 साल का है और वो किसी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाता है, तो वो 45 साल में जो है 45 साल तक रह सकता है, क्योंकि एक बार में 5 साल। फिर वो रीअपॉइंट हो गया तो 50 का हो गया, फिर वो रीअपॉइंट हो गया तो 55 का हो गया, यानी 15 साल उसने पूरे कर लिए। तो एक बार में 3 बार रीअपॉइंट हो सकता है। 15 साल से ज्यादा, 15 ईयर से ज्यादा कंटिन्यूसली रीअपॉइंट नहीं हो सकता। फिर उसको एक 3 साल का गैप लेना पड़ेगा, तो वो 58 का हो गया। ठीक है ना। अब 58 में वो फिर से रीअपॉइंट होकर मैनेजिंग डायरेक्टर बन सकता है। तो 58 में मान लो वो फिर बन गया तो कितने का हो गया 63। फिर एक बार और बन गया तो कितने का हो गया 68। अब फिर एक बार और बन तो सकता है लेकिन बन नहीं सकता, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा 70 साल तक ही रह सकता है। तो वो 2 साल और रह सकता है, पूरे 5 नहीं। इज दैट क्लियर? तो क्या क्या हमने सीखा इसमें? एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर सीईओ या होल टाइम डायरेक्टर एक बार में 5 साल के लिए मैक्सिमम जो है वो अपॉइंट होगा। ठीक है, लगातार 3 टर्म्स मैक्सिमम, यानी 15 साल के लिए जो है लगातार वो रह सकता है उस पद पे। और उसके बाद 3 साल का गैप लेना पड़ेगा। अगर वो 15 साल के बाद भी रहना चाहता है तो 3 साल का ब्रेक लेना पड़ेगा
और इस 3 साल में वो उस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी से किसी भी तरह एसोसिएट नहीं रह सकता। और 70 साल की अगर उसकी उम्र हो गई तो उसे रिटायर होना पड़ेगा। ये 70 साल प्रिस्क्राइब करा है आरबीआई ने। लेकिन अगर कोई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी चाहे तो वो इससे कम, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, इससे कम अपनी रिटायरमेंट एज भी रख सकती है। जैसे 65 रख सकती है, 68 रख सकती है, 61। तो वो चाहे तो एक लोअर रिटायरमेंट एज भी रख सकती है, लेकिन 70 से ज्यादा नहीं रख सकती। तो ये कुछ गाइडलाइंस दी हैं एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी अगर आप खोलना चाहते हैं तो उसके लिए। अब जो एक और अच्छा सर्कुलर मुझे लगा, वो 6 अक्टूबर का सर्कुलर मुझे लगा। तो इसमें यह कहा है कि जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियां हैं उन्हें इंटरनल ओम्बड्समैन अपॉइंट करना पड़ेगा। राइट। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, कब तक करना पड़ेगा? तो 1 अप्रैल 2023 तक करना पड़ेगा। क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है जैसे एक्सपेरियान है, या सिबिल स्कोर आता है जो आपका ट्रांस यूनियन सिबिल है, या ये सब जो कंपनियां होती हैं इन्हें बोलते हैं क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी। तो ज्यादा नहीं है, हाई मार्क वगैरह आई थिंक 4 ही कंपनियां हैं इस समय जो भारत में क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियां हैं। ठीक है, तो उतनी फ्रिक्वेंट नहीं है। क्रेडिट इंफॉर्मेशन जो कंपनियां होती हैं उन्हें क्या करना पड़ेगा? उन्हें जो है एक इंटरनल ओम्बड्समैन अपॉइंट करना पड़ेगा। और वो इंटरनल ओम्बड्समैन जो होगा वो 1 अप्रैल 2023 तक उन्हें अपॉइंट करना पड़ेगा। और अगर आपसे इंटरव्यू में पूछ लें कि कौन कौन सी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियां हैं, तो सिबिल का नाम सबसे इंपॉर्टेंट है, सिबिल स्कोर आता है ना। फिर इक्विफैक्स आप बोल सकते हैं, इक्विफैक्स। एक्सपेरियान एक काफी अच्छी कंपनी है, EXPERIAN, एक्सपेरियान। और एक जो है हाई मार्क, हाई मार्क, पूरा नाम है क्रिफ हाई मार्क, CRIF, क्रिफ हाई मार्क। ये 2007 में इंडिया में एस्टेब्लिश की गई थी। क्लियर? अब एक चीज और है, ये जो इंटरनल ओम्बड्समैन होगा, एक तो डेट हो गई, ठीक है, लेकिन एक चीज और याद रखनी है इसमें। वो क्या? उसमें आपको एक चीज ये याद रखनी है कि जो इंटरनल ओम्बड्समैन होगा उसकी एज जो है वो 70 से ज्यादा नहीं हो सकती। उसकी एज 70 से ज्यादा नहीं हो सकती। और जो भी इंटरनल ओम्बड्समैन होगा वो मिनिमम 3 साल के लिए और मैक्सिमम 5 साल के लिए अपॉइंट होगा। 3 साल से कम नहीं और 5 साल से ज्यादा नहीं। क्लियर? तो जो भी इंटरनल ओम्बड्समैन होगा वो नॉट लेस देन 3 ईयर एंड नॉट मोर देन 5 ईयर अपॉइंट किया जाएगा। तो ये भी एक अच्छा एमसीक्यू बन सकता है। और बाकी सब वही नॉर्मल चीजें हैं, वो शिकायतों का निवारण करेगा, आपके ग्रीवेंसेस सुनेगा और वही सब करेगा। तो उसमें कोई ज्यादा कोई एमसीक्यू का स्कोप नहीं है। एक और अच्छा सर्कुलर मुझे लगा, 11 अक्टूबर को आया था ये। थोड़ा टेक्निकल है लेकिन क्या पता क्वेश्चन आ जाए। देखो, नॉन परफॉर्मिंग एसेट तो आपको पता ही है क्या होते हैं, राइट? अब आप ये जानते हो कि अगर एक बैंक में एक लेवल से ज्यादा नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाएं तो उसके खिलाफ पीसीए फ्रेमवर्क हो सकता है। तो बैंक क्या करते हैं, बैंक को बेजल 3 कंप्लाइंट होना पड़ता है, यानी एक लेवल से ज्यादा एनपीए उनमें नहीं हो सकते। अब अगर मान लो किसी बैंक में नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ रहे हैं, राइट, तो खतरा मंडरा रहा है कि पीसीए में डाल देगा आरबीआई, उसे प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में डाल देगा, या बेजल एक्शन उसके खिलाफ हो जाएगा कोई ना कोई। तो इसलिए बैंक क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट में से, अपना जो खुद का प्रॉफिट होता है उसमें से प्रोविजनिंग कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक बैंक है, उसके पास 1,000 करोड़ रुपए के जो हैं एसेट्स हैं। मैं काफी ओवर सिंप्लीफाई करके आपको समझा रहा हूं, ठीक है, तो टेक्निकल मत होना ज्यादा। अब मान लो ये कह दिया कि भाई आपके जो एनपीए हैं, राइट, वो 6% से ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है, मान लेते हैं आरबीआई ने कह दिया कि आपके जो एनपीए हैं 6% ज्यादा नहीं होंगे, यानी आपके एनपीए जो हैं वो 60 करोड़ से ज्यादा के नहीं होने चाहिए। अब ये जो बैंक है इसने देखा कि भाई देखो मेरे एनपीए तो हो गए हैं 100 करोड़ के, यानी 10% हो गए हैं। अब मैं खतरे में आ गया हूं, आरबीआई मेरे खिलाफ एक्शन ले लेगा, राइट। और बैंक ने प्रॉफिट कितना कमाया है? बैंक ने प्रॉफिट कमाया है मान लो 200 करोड़ रुपए का। समझ में आया? तो बैंक क्या करेगा, अपने जो प्रॉफिट है उसमें से ये एनपीए के लिए प्रोविजन कर देगा। तो बैंक एक काम कहेगा, यार 60 करोड़ तक को तो आरबीआई मुझे अलाउ कर ही रहा है, मेरे 100 करोड़ है मतलब 40 करोड़ ज्यादा है, तो मैं अपना प्रॉफिट कम कर लेता हूं। तो 40 करोड़ वो एनपीए राइट ऑफ कर देगा बैंक, उनको अपनी बैलेंस शीट से हटा देगा, राइट, और अपने प्रॉफिट में से देगा। मतलब अपना जो बैंक ने कमाया है उसमें से 40 करोड़ का नुकसान उठा लेगा। तो बैंक के पास प्रॉफिट जरूर कम हो गया, 160 करोड़ हो गया 200 की बजाय, लेकिन अपने एक्शन से बच गया। जो आरबीआई एक्शन ले लेता वरना उससे बच गया। इसको बोलते हैं प्रोविजन करना। एनपीएस के लिए प्रोविजन करना पड़ता है। अब यहां पे 100% प्रोविजन कराए
तो अलग अलग तरह के जो स्ट्रेस्ड एसेट होते हैं उनके लिए अलग अलग तरह की प्रोविजनिंग होती है, किसी के लिए 100%, किसी के लिए कितने परसेंट, उस पर नहीं जाएंगे हम। तो इसको बोलते हैं प्रोविजनिंग करना। ठीक है, अब एक बात और समझो, यहां पे एक वर्ड होता है डाइवर्जेंस। ये आपसे इंटरव्यू में भी आ सकता है, एमसीक्यू भी आ सकता है। एनपीए डाइवर्जेंस क्या होता है? देखो, बैंक अपनी खुद की कैलकुलेशन करता है और आरबीआई अपनी खुद की कैलकुलेशन करता है। अब क्योंकि आरबीआई के पास सारा डेटा होता है बैंक का, अब मान लो कोई बैंक है, जैसे यस बैंक का केस बताता हूं। यस बैंक ने कहा था मेरे जो एनपीए हैं वो 750 करोड़ हैं। ये यस बैंक ने कहा था किसको? ये रिजर्व बैंक को कहा था कि मेरे एनपीए कितने हैं, 750 करोड़। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जब अपनी कैलकुलेशन करी तो ये कुछ 5,000 करोड़ के आसपास के एनपीएस निकले। देखिए कितना फर्क आ रहा है, और इस फर्क को बोलते हैं डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस मतलब यह होता है जब कोई बैंक अपने एनपीएज अंडर रिपोर्ट करता है, कम बताता है करके आरबीआई को, तो उसको डाइवर्जेंस बोलते हैं, राइट। और आरबीआई अब बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है, और खास तौर पे यस बैंक में लोगों का पैसा डूबा तो नहीं, क्योंकि एसबीआई ने वो कर दिया था, लेकिन वैसे मैं अगर आपको बताऊं तो ये ध्यान रखिए कि अंडर रिपोर्टिंग एनपीएस की काफी ज्यादा होती है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमेशा इस बात को लेकर चिंतित रहता है। इज दैट क्लियर? तो जो लेटेस्ट गाइडलाइन है वो क्या है? लेटेस्ट गाइडलाइन ये है, एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए, एक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के लिए। जो नॉर्मल बैंक होते हैं, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, और एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, दोनों के लिए। तो ये है कि बैंक को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करना पड़ेगा क्या? अगर उसने मतलब जो एनपीएज हैं, राइट, वो एनपीए जो आरबीआई ने कैलकुलेट करे हैं, ध्यान से समझिए, बैंक ने नहीं, आरबीआई ने। अगर एनपीए किसी बैंक के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कैलकुलेट करे हैं, और वो 10% से ज्यादा बैंक के प्रॉफिट से एक्सीड कर जाते हैं, राइट, तो बैंक को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसको दिखाना पड़ेगा, और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को भी दिखाना करना पड़ेगा ये काम। अगर अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किसी बैंक के एनपीए कैलकुलेट करे हैं और वो बैंक के प्रॉफिट के 10% से ज्यादा है, तो बैंक को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उनको दिखाना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा। डिस्क्लोजर जो है डाइवर्जेंस की, वो करनी पड़ेगी। और दूसरा ये कि अगर किसी बैंक के इंक्रीमेंटल ग्रॉस एनपीए, इंक्रीमेंटल मतलब मान लो पहले 100 करोड़ रुपए के एनपीए थे किसी बैंक में, अब 50 करोड़ के हो गए हैं, तो मतलब ये 50 अब जो है 150 करोड़ के हो गए मान लो, तो ये जो 50 करोड़ हैं एक्स्ट्रा, ये जो 50 करोड़ हैं, ये इंक्रीमेंटल ग्रॉस एनपीए हैं। तो अगर जो एडिशनल ग्रॉस एनपीए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आइडेंटिफाई किए हैं, जो अगर वो 10% से ज्यादा हैं, ठीक है, 10% से ज्यादा हैं किसके? इंक्रीमेंटल ग्रॉस एनपीए के, तो फिर उसे बैंक को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए ये 15% है। ये इंक्रीमेंटल वाला जो पॉइंट है ना, तो एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो है उसके लिए ये 15% है, और नॉर्मल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के लिए ये 10% है। ठीक है, तो जो एडिशनल ग्रॉस एनपीए अगर आरबीआई ने आइडेंटिफाई किए हैं किसी बैंक में, अगर वो 10% से ज्यादा फर्क आता है, इंक्रीमेंटल ग्रॉस एनपीए जो रिपोर्ट करे हैं, रिपोर्टेड मतलब जो बैंक ने रिपोर्ट करे हैं, और जो आरबीआई ने कैलकुलेट करे हैं, अगर 10% से ज्यादा का फर्क आता है, तो बैंक को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसको इंक्लूड करना पड़ेगा। और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए ये 15% है। तो ये दो चीजें हैं, इन पे एमसीक्यू मेरे ख्याल से आ सकते हैं। तो यही था आरबीआई सर्कुलर में, तो जो मेरे को लगा कि कुछ रेलेवेंट हो सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बाकी तो इनमें भी, बल्कि जो मैंने आपको आरबीआई सर्कुलर बताए, इनमें भी 2-3 क्वेश्चन में हमने ऑलरेडी कवर कर लिए थे। अभी अभी कौन सी कंपनी है जिसे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा अक्रेडिटेशन मिला है कि ये क्लाउड टेक्नोलॉजी देगी हमारे सरकारी विभागों को, हमारे जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये क्लाउड टेक्नोलॉजी का उपयोग करेगी? तो ये कंपनी है गूगल क्लाउड। गूगल क्लाउड मीटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के साथ मिलकर काम करेगी। ठीक है, और एक प्रोजेक्ट है जिसको बोलते हैं प्रोजेक्ट मेघराज। भारत सरकार का जो क्लाउड प्रोजेक्ट है उसका नाम है प्रोजेक्ट मेघराज। तो प्रोजेक्ट मेघराज को ये गूगल क्लाउड सपोर्ट करेगी। और ये प्रोजेक्ट मेघराज कौन हैंडल करता है? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, एनआईसी जो है वो इसे हैंडल करता है। ये आईसीटी प्रोजेक्ट है,
इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी का। और एक और इंपॉर्टेंट सर्कुलर मैं आपको बताना चाहता हूं जो 11 अक्टूबर को आया था। वो क्या? वो, अब देखो, आपको ये तो पता है कि जो हमारी एक स्केल बेस्ड क्लासिफिकेशन थी एनबीएफसीज को लेके, मिडल लेयर, बेस लेयर, और ये सब आपको पता होगा, राइट? अब मैं उस पर डिटेल में नहीं जाना चाहता कि कौन क्या है, तो आपको एक बार शॉर्ट में बता देता हूं। बेस लेयर में कौन कौन आता है? बेस लेयर में नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी आते हैं जिनका एसेट साइज 1,000 करोड़ से कम है, और इसमें पी टू पी एनबीएफसीज आते हैं, अकाउंट एग्रीगेटर एनबीएफसी आते हैं, ये सब आते हैं। मिडल लेयर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिडल लेयर में जितने भी डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी हैं वो आते हैं, और नॉन डिपॉजिट टेकिंग वाले 1,000 करोड़ से ज्यादा वाले मिडल लेयर में आते हैं। ठीक है, मैं रिपीट करता हूं, 1,000 करोड़ से ज्यादा वाले जो एनबीएफसी हैं वो मिडल लेयर में आते हैं। ठीक है, डिपॉजिट टेकिंग तो सारे आते ही हैं। अब एक बात बताओ, मान लो कोई एक पर्सन है और उस पर्सन का 3 एनबीएफसीज में हिस्सा है, 4 में। एक है एनबीएफसी ए, एनबीएफसी बी, सी और डी। एक पर्सन है, ये प्रोमोटर बोलते हैं जिसे, ये चार चार एनबीएफसीज में ओनर है। ठीक है, एक एनबीएफसी जो है उसकी वैल्यू है, सपोज करते हैं 500 करोड़। एक एनबीएफसी जो है उसकी वैल्यू है 1,000 करोड़। तीसरी वाली एनबीएफसी की वैल्यू है 200 करोड़, और चौथी वाली की एनबीएफसी की वैल्यू है लेट से 300 करोड़। ठीक है, यहां पे इतना क्लियर है आपको? अब ये जो 500 करोड़ वाली है इसमें, अच्छा, ये जो पर्सन है इसका इन चारों एनबीएफसीज में 25% हिस्सा है। तो इस पर्सन का पर्सनल हिस्सा कितना हो गया टोटल? इस 500 करोड़ का 25% हो गया 125 करोड़, 1,000 करोड़ का हो गया 25%, 250 करोड़, ये 200 करोड़ वाली का हो गया 25%, लेट से 50 करोड़, और ये 3,000 करोड़ मान लेते हैं, चलो 3,000 करोड़ वाली है। 3,000 करोड़ का जो 25% है वो कितना हो गया? 750 करोड़। इज दैट अंडरस्टूड? अब एक बात बताओ, ये जो पर्सन है, ये जो पर्सन है, ये चार चार एनबीएफसीज में ओनर है। ठीक है, अब आप कहेंगे ये जो 500 करोड़ वाली है, ये जो 500 करोड़ वाली है एनबीएफसी, क्या ये मिडिल लेयर में आएगी? क्या ये एनबीएफसी 500 करोड़ की है तो क्या ये मिडिल लेयर में आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि मिडिल लेयर में तो 1,000 करोड़ वाली मिनिमम आनी चाहिए। ऐसे ही ये आ जाएगी 1,000 करोड़ की है, राइट? ये 200 वाली नहीं आएगी, ये 3,000 करोड़ वाली तो आएगी क्योंकि 1,000 करोड़ से ज्यादा है, राइट? नहीं, ऐसा नहीं है, ये चारों ही आएंगी। वो क्यों? क्योंकि इस पर्सन का ये चारों एनबीएफसीज में हिस्सा मिला के 1,000 करोड़ से ज्यादा है। ये देखिए, 750 करोड़, 50, 800, 250, 1,050 और 125। 1,050 और 125 कितना हो गया? 1,175 करोड़ हो गया। तो एक प्रमोटर अगर उसका मल्टीपल एनबीएफसीज में हिस्सा है तो हम वो सारा कैलकुलेट करेंगे, और अगर वो 1,000 करोड़ से ज्यादा आता है तो फिर इंडिविजुअल जितनी भी एनबीएफसीज हैं वो सारी मिडिल लेयर में आ जाएंगी, राइट? ये कहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। टेक्निकली तो नहीं आनी चाहिए, जैसे एनबीएफसी ए नहीं आनी चाहिए क्योंकि ये 500 करोड़ की है, मिडिल लेयर में 1,000 करोड़ चाहिए हमें मिनिमम, लेकिन आएगी। ठीक है, तो ये कहा है। अब मैं ध्यान से आपको बताता हूं, जो कंसोलिडेटेड एसेट है हम वो लेंगे। कंसोलिडेटेड एसेट अगर किसी ग्रुप का या किसी इंडिविजुअल का 1,000 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो जितनी भी एनबीएफसी हैं, देन ईच इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी फैक्टर, मॉर्टेज कंपनी, जो भी उस ग्रुप की हैं वो सारी की सारी मिडल लेयर में आएंगी, और उन पे वही सारे रूल रेगुलेशन एप्लीकेबल होंगे जो मिडल लेयर की कंपनी पे होते हैं, राइट? तो हम इंडिविजुअली नहीं लेंगे। अगर एक एक ग्रुप की मल्टीपल एनबीएफसीज हैं तो उनका कंसोलिडेटेड एसेट लेंगे, और फिर हम डिसाइड करेंगे कि उसको मिडल लेयर में रखना है या नहीं, और हर साल उनकी वैल्यू जो है कैलकुलेट होगी, और 1,000 करोड़ से ज्यादा है तो वो मिडल लेयर में रहेंगी। इज दैट अंडरस्टूड? तो ये क्लासिफिकेशन इन द मिडल लेयर के लिए मल्टीपल एनबीएफसीज हैं, अगर एक ग्रुप ने ओन कर रखी हैं तो उनको मिला के हम कैलकुलेट करेंगे। उनके एसेट अगर 1,000 करोड़ से ज्यादा हैं तो जितनी भी इंडिविजुअल कंपनीज हैं वो सारी मिडल लेयर में आ जाएंगी। आई होप दिस इज क्लियर। और एग्जिम बैंक ने, ये एक सर्कुलर था 20 अक्टूबर का, एग्जिम बैंक ने जो है लोन दिया है, किसको दिया है? इसने क्यूबा को लोन दिया है। क्यूबा भारत से 100 मिलियन यूरोज के इक्विवेलेंट जो है चावल खरीद रहा है, तो उसके लिए क्यूबा को
एक लाइन ऑफ क्रेडिट इशू करा है एग्जिम बैंक ने। तो ये दो सर्कुलर और मुझे लगा इन पे एमसीक्यू आ सकते हैं, तो मैंने ये इंक्लूड कर लिए थे। ऑब्वियसली सर्कुलर बहुत सारे होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ उतना बताता हूं जो काम का है आपके लिए, राइट। प्रधानमंत्री मोदी ने कितने डिजिटल बैंकिंग यूनिट जो हैं वो उनका उद्घाटन किया था। डिजिटल बैंकिंग यूनिट डिजिटल बैंक नहीं होते हैं, राइट। डिजिटल बैंकिंग यूनिट एक स्पेशलाइज्ड फिक्स्ड पॉइंट हब होते हैं जिन पे बहुत सारे डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज आपको मिलते हैं। तो 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स भारत के 75 डिस्ट्रिक्ट्स में, यानी एक डिस्ट्रिक्ट 75 डिस्ट्रिक्ट चूज किए गए थे। ये वो 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे फाइनेंशियल इंक्लूजन उतना ज्यादा नहीं है या फाइनेंशियल सर्विसेज उतने ज्यादा नहीं है, तो वहां पे हर डिस्ट्रिक्ट में एक, तो टोटल 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट का इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री मोदी ने किया। यहां पे बहुत सारे आपको जो है डिजिटल बैंकिंग सेवाएं आपको यहां पे मिलेंगी। इज दैट क्लियर? तो ये ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एमओयू साइन करा है दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के साथ? ये 10 लाख वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को 10 लाख वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करेगा अगले 3 सालों में। तो ये है ग्लोबल अलायंस फॉर मास एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि गेम। ग्लोबल अलायंस फॉर मास एंटरप्रेन्योरशिप ये 10 लाख वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेनिंग देगा अगले 3 सालों में। तो उनको डिजिटल स्टार्टअप्स कैसे वो करते हैं वो सिखाएगा, राइट। और वित्त सखी, तो ये क्या करेगा? ये वित्त सखी यानी वो वुमेन जिन्हें फाइनेंशियल लिटरेसी में ट्रेन करेगा उनको वित्त सखी कहा जाएगा। और फिर ये वित्त सखी जो है ये एंटरप्रेन्योर्स की हेल्प करेंगी। इज दैट क्लियर? और ये दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन ये हमारी कौन सी मिनिस्ट्री चलाती है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इंडियन आर्मी ने कितने बैंकों के साथ पार्टनरशिप करी है अग्निवीरों को बैंकिंग फैसिलिटीज देने के लिए? तो ध्यान रखिए 11 बैंकों के साथ पार्टनरशिप की गई है जो अग्निवीर हैं उनको एनरोल करने के लिए, उनको फैसिलिटीज बैंकिंग फैसिलिटीज देने के लिए। ये 11 बैंक कौन से हैं यहाँ पे लिख दिए, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। और इनमें अग्निवीरों का जो सैलरी पैकेज होगा उसमें बेनिफिट होंगे बहुत तरह के। ये हमारा जो डिफेंस सैलरी पैकेज होता है उसी तरह के ये होंगे, राइट। तो 25% जो अग्निवीर हैं वो परमानेंट हो जाएंगे, बाकी जो हैं वो चले जाएंगे और वो दूसरी जगह अपने जॉब्स में ग्रोथ देखेंगे। अभी अभी जो ग्लोबल पेंशन इंडेक्स आया है इसको मर्सर कंपनी ने सीएफए इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर दिया है। तो ये आप देख सकते हैं मर्सर और सीएफए इंस्टीट्यूट ने मिलकर दिया है इसे। इसमें इंडिया की रैंक क्या है? इसमें भारत की जो रैंक है याद रखिए वो है 41। भारत की जो रैंक है मर्सर सीएफए पेंशन इंडेक्स में वो है 41। यहां पे आपको दिखाता हूं, आइसलैंड नंबर 1 है और नेदरलैंड नंबर 2 पे है। आइसलैंड ने टॉप किया है और दूसरे नंबर पे नेदरलैंड है, तीसरे नंबर पे जो है इसमें डेनमार्क है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अभी अभी सेंटी मिलियनेयर रिपोर्ट आई है, ये देखिए सेंटी मिलियनेयर रिपोर्ट, द इमरजेंस ऑफ अ न्यू क्लास ऑफ सुपर रिच बाय हेनले एंड पार्टनर। इसमें इंडिया की रैंक क्या है? तो इस ये जो रिपोर्ट आई है हेनले एंड पार्टनर ने, हेनले का नाम आपने सुना होगा, हेनले जो है वो पासपोर्ट इंडेक्स भी देता है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। तो इस रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया की जो रैंक है वो है 3rd, राइट। और सेंटी मिलियनेयर जो होते हैं, सेंटी मिलियनेयर मतलब क्या होता है? सेंटी मिलियनेयर मतलब वो होता है जिसके पास $100 मिलियन का धन होता है। $100 मिलियन, आजकल $1 जो है वो 83 रुपए का चल रहा है। तो यानी कि अगर आपके पास 830 करोड़ रुपए हैं तो आप सेंटी मिलियनेयर हो, ठीक है। 830 करोड़। तो ऐसे लोग जो हैं पूरी दुनिया में कितने हैं जिनके पास 830 करोड़ रुपए हैं? 25,490 लोग हैं जो दुनिया में सेंटी मिलियनेयर हैं। और इनमें से सबसे ज्यादा कहां है? तो इनमें ऑब्वियसली सबसे ज्यादा जो है वो कहां है? वो अमेरिका में है। दूसरे नंबर पे चाइना में है और अब इंडिया तीसरे नंबर पे आ गया है। इंडिया में कितने हैं? इंडिया में है 1132। इंडिया में है 1132, यानी इंडिया में ब्रिटेन से ज्यादा, रशिया से ज्यादा, स्विट्जरलैंड से ज्यादा है। लेकिन ऑफ कोर्स पहले नंबर पे अमेरिका है। अमेरिका में 9,730 हैं टोटल, यानी 38% सेंटी मिलियनेयर यहां पे हैं। और दूसरे नंबर पे जो है वो चाइना है। चाइना में है 2021 और तीसरे नंबर पे इंडिया है 1132। चौथे नंबर पे ब्रिटेन है 968 और पांचवें नंबर पे जर्मनी है 966। इज दैट अंडरस्टूड? चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक और वर्ड होता है जिसको बोलते हैं सुपर वेल्दी। सुपर वेल्दी किसे बोलते हैं? बहुत अमीर। सुपर वेल्दी, वेल्दी मतलब अमीर। सुपर वेल्दी उसे बोलते हैं
जिसके पास $30 मिलियन होता है। अभी आप कैलकुलेट कर लेना, $30 मिलियन, $1 मिलियन मतलब आज की तारीख में 8.3 करोड़, क्योंकि $1 की वैल्यू लगभग 83 रुपए चल रही है। राइट, आप चाहें तो कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए 80 मान लो, चलो $1 80 रुपए का है, तो वो उसी हिसाब से देख लो आप। $30 मिलियन मतलब हो गया लगभग 240 करोड़ हो गया 80 के हिसाब से। 240 करोड़ है तो आप सुपर वेल्दी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने पहला ग्रीन डेटा सेंटर अपना डाला है, एस्टेब्लिश किया है? नावी मुंबई। नावी मुंबई में तो ये कंपनी है फोन पे। फोन पे है ये, और इसकी कैपेसिटी होगी 4.8 मेगावाट। ये एक नावी मुंबई में इन्होंने खोला है अपना ये डेटा सेंटर, एडवांस्ड पहला ग्रीन डेटा सेंटर है फोन पे का। डेटा सिक्योरिटी, पावर एफिशिएंसी, इन सब में ये काफी ऊपर होगा। और इनका साथ दिया है डेल टेक्नोलॉजीज ने और एनटीटी ने, इनकी मदद से फोन पे ने करा है, तो आंसर है फोन पे। इनमें से फोर्ब्स की जो लिस्ट आई है 100 सबसे अमीर लोगों की इंडिया के, उसमें नंबर 1 पे कौन है? तो वो हैं मिस्टर गौतम अदानी। इनकी संपत्ति है $150 अरब। और दूसरे नंबर पे मुकेश अंबानी आ गए हैं, इनकी संपत्ति है $88 अरब। पहली एशियाई अमेरिकी महिला कौन है जिनकी फोटो अमेरिका के कॉइन डॉलर का जो कॉइन होता है उस पे आई है? क्या नाम है इनका? इनका नाम है एन्ना मे वोंग। ये मशहूर एक्ट्रेस थी। और एक महिला पिछले साल थी जो पहली ब्लैक वुमेन थी जिनकी फोटो अमेरिका के डॉलर के सिक्के पे आई थी, उनका नाम था माया एंजेलो। तो दोनों याद रखिए। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी गिफ्ट सिटी, इसने एग्रीमेंट करा है कौन से कंट्री के फिनटेक एसोसिएशन के साथ इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप फिनटेक सेक्टर में प्रमोट करने के लिए? नवाचार और उद्यमिता, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए तो गुजरात इंटरनेशनल फिनटेक सिटी ने फिनटेक एसोसिएशन ऑफ जापान, जिसे एफएजे बोलते हैं, उसके साथ पार्टनरशिप करी है, तो आंसर है जापान। और जापान का एक बैंक है मित्सुबिशी बैंक यानी एमयूएफजी बैंक, ये भारत में काफी तेजी से फैल रहा है। इनमें से किसने, कौन से पेमेंट बैंक ने रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ जो है वो पार्टनरशिप करी है? रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने जो है वो पार्टनरशिप करी है। इज दैट क्लियर? और किस चीज के लिए करी है? ये फाइनेंशियल सॉल्यूशंस जो है उनको उनका विस्तार करने के लिए करी है। और पेमेंट बैंक जो है वो उनके बारे में अगर मैं पूछूं आपसे, तो पेमेंट बैंक में आप कितना पैसा रख सकते हैं? क्या पेमेंट बैंक डिपॉजिट ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं, लेकिन 2 लाख रुपए से ज्यादा के डिपॉजिट वो नहीं ले सकते इंडिविजुअल कस्टमर से, बस। और एटीएम और डेबिट कार्ड तो इशू कर सकते हैं ये, लेकिन क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते। नचिकेत मोर कमेटी के कहने पर जो है ये खुले थे पेमेंट बैंक, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो पेमेंट बैंक होते हैं, और पेमेंट बैंक जो होते हैं, इनको खोलने के लिए आपको कितना पैसा चाहिए? 100 करोड़, 100 करोड़ रुपया चाहिए पेमेंट बैंक खोलने के लिए। इज दैट अंडरस्टूड? तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिन पे काफी सारे जो एमसीक्यू हैं वो अक्सर बनते हैं। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने अपना पहला, भारत का पहला वुमेन ओनली डिजिटल सेंटर कहां पे खोला है? अब ये ध्यान से मार्क करना, एचडीएफसी बैंक पूछ रहे हैं कि एचडीएफसी सिक्योरिटीज पूछ रहे हैं? यहां पे एचडीएफसी सिक्योरिटीज पूछ रहे हैं, राइट। तो अगर मैं यहां पे क्वेश्चन में एचडीएफसी बैंक कर दूं, एचडीएफसी बैंक ने अपनी पहली शाखा, पहली ब्रांच कौन सी खोली है जो पूरी तरह से ऑल वुमेन है? तो वो खोली है इन्होंने कोझिकोड केरला में, जो नॉर्थ केरला है वहां पे खोली है। और अगर पूछें एचडीएफसी सिक्योरिटीज, तो आंसर हो जाएगा इसका बेंगलुरु। बेंगलुरु में इन्होंने अपनी जो है पहली ब्रांच खोली है जो पूरी तरह से ऑल वुमेन ब्रांच है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इन्होंने कौन सी कंपनी पे जुर्माना लगाया है? 1337 करोड़, और अभी 900 करोड़ का और लगा दिया है, तो 2000 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना लगा है। गूगल के ऊपर अपनी मार्केट डोमिनेंस को ये एब्यूज कर रहा था, तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया पर ये जुर्माना जो है वो लगा है। प्रधानमंत्री मोदी ने रोजगार मेला का पहला फेज इनॉग्रेट किया, जिसमें 75,000 वो लोग जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं उनको अपॉइंटमेंट लेटर दिए, और कितने और लोगों को रोजगार दिया जाएगा? तो रोजगार 10 लाख लोगों को दिया जाएगा। मिशन मोड में 10 लाख लोगों की अपॉइंटमेंट जो है काफी स्पीडी तरीके से की जाएगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अनाउंस करा है कि उन्होंने अपनी कौन सी फाइनेंशियल सर्विसेज आर्म है जिसको डीमर्ज कर दिया है?
तो अपनी फाइनेंशियल सर्विसेज आर्म को डीमर्ज कर दिया है। अब ये क्या कहलाई जाएगी? तो ये जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड इसको कहलाया जाएगा, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, राइट। तो ये डीमर्ज कर दिया है, मतलब जो अपनी मेन कंपनी है उससे इसको अलग कर दिया है, एक अलग कंपनी बना दिया है इसे, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। इनमें से इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट अपने प्लेटफॉर्म पर पहली बार भारत में किसने लॉन्च करी है? इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट जो है ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने करी है, तो आंसर है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है। और इसमें क्या याद रखना है आपको? देखो, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट आने से काफी ट्रांसपेरेंसी आएगी। भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर है गोल्ड का। हमारी हर साल गोल्ड डिमांड 800 से 900 टन के आसपास रहती है, राइट। तो हम लेकिन गोल्ड के प्राइस, अगर हम इतने बड़े, मतलब चाइना के बाद हम दूसरे सबसे बड़े कंज्यूमर हैं गोल्ड के, अगर हम इतने बड़े कंज्यूमर हैं तो मार्केट में जो गोल्ड के दाम है वो हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, राइट, लेकिन वो हम कर नहीं पाते हैं। तो ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट होंगे। तो और इसमें आपको ये याद रखना है कि दो प्रोडक्ट हैं, एक 995 प्योरिटी के और एक 999 प्योरिटी के, राइट। तो 1 ग्राम मिनिमम जो है वो ट्रेडिंग होगी इसमें, यानी कि ट्रेडिंग जो होगी वो 1 ग्राम के मल्टीपल में होगी। और जो डिलीवरी होगी, ध्यान से सुनिए, डिलीवरी जो होगी वो 10 ग्राम और 100 ग्राम के मल्टीपल में होगी। जो ट्रेडिंग है वो 1 ग्राम और उसके मल्टीपल में होगी, लेकिन जो डिलीवरी है वो 10 ग्राम और 100 ग्राम के मल्टीपल में होगी। डिलीवरी में दो ऑप्शन रहेंगे, 10 ग्राम और 100 ग्राम। यानी वैसे भी देखा जाए जो 100 ग्राम का मल्टीपल है वो ऑटोमेटिकली 10 ग्राम का तो है ही। तो जो डिलीवरी है वो 10 ग्राम और 100 ग्राम के मल्टीपल में होगी, लेकिन ट्रेडिंग जो है वो 1 ग्राम के मल्टीपल में होगी। और ये मार्केट जो है सुबह 9 बजे से रात के 9:30 बजे तक खुली रहेगी। ईजीआर मतलब इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट, और इसका सेटलमेंट होगा T+1। तो ये भी एक एमसीक्यू आ सकता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट जो है वो लॉन्च हुई है उसका सेटलमेंट पीरियड क्या रहेगा? T+1। T+1 मतलब अगर आपने आज खरीदा है गोल्ड मान लो, तो कल आपके अकाउंट में वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, राइट, डीमटेरियलाइज फॉर्म में कल आपके अकाउंट में वो हो जाएगा। तो ये चीजें ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। कौन से राज्य ने एक कॉमन क्रेडिट पोर्टल बनाया है जिसका नाम है सफल, सिंप्लीफाइड एप्लीकेशन फॉर एग्रीकल्चरल लोन्स फॉर द फार्मर्स? ये पोर्टल ओडिशा की सरकार ने बनाया है, तो आंसर है ओडिशा। और इसमें 40 से ज्यादा बैंक हैं जो अपनी सेवाएं देंगे। 300 से ज्यादा लोन प्रोडक्ट रहेंगे, तो किसान आसानी से लोन ले सकते हैं बैंकों से एक ही प्लेटफॉर्म से जिसका नाम होगा सफल। अभी अभी कौन सी सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी है जो $1 बिलियन ब्रांड बन गई है इंडियन मार्केट में? $1 बिलियन ब्रांड मतलब इस कंपनी की वैल्यू 8,000 करोड़ से ज्यादा हो गई है। अगर $1 की वैल्यू 80 करोड़ ले लूं, $1 बिलियन से ज्यादा हो गई है। तो ये कंपनी कौन सी है? तो ये है कोका कोला की कंपनी जिसका नाम है स्प्राइट। एक्चुअली कोका कोला तो प्राइवेट वो है, पेरेंट कंपनी है, इसके अंडर बहुत सारे ब्रांड आते हैं, कोका कोला ग्रुप बोलते हैं इसे। तो उन्हीं की ये कंपनी है, लेमन फ्लेवर्ड ये सॉफ्ट ड्रिंक है, इसका नाम है स्प्राइट। स्प्राइट भारत में इतनी ज्यादा बिकती है कि 8,000 करोड़ का ब्रांड बन गया है स्प्राइट। $1 बिलियन ब्रांड जो है वो बन गया है, इतनी ज्यादा पॉपुलर है स्प्राइट। अनंत नारायण गोपाल कृष्णन ये अभी अभी होल टाइम मेंबर बने हैं सेबी में, और ये चौथे होल टाइम मेंबर हैं सेबी में। हॉर्मुजाद मसानी, हॉर्मुजाद मसानी ये 2 पदों पर अपॉइंट हुए हैं। तो जो इंटरनेशनल ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन है उसके तो ये बने हैं कोषागार यानी ट्रेजरर, और जो एशियन पैसिफिक ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन है उसके ये बने हैं प्रेसिडेंट। इज दैट क्लियर? संगीता वर्मा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की चेयरमैन बनी है, इनसे पहले थे अशोक कुमार गुप्ता। सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर टुवर्ड्स अ कनेक्टेड वर्ल्ड, ये थीम था एनुअल मीटिंग का किस ऑर्गेनाइजेशन का जो अभी अभी मीटिंग हुई थी? तो ये था AIIB यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इनकी 7th एनुअल मीटिंग जो हुई थी उसका थीम ये था। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है इस बैंक में, AIIB में, और बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है। इज दैट अंडरस्टूड? बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है। और ये बैंक कोई बहुत नया बैंक नहीं है, इसने जनवरी मतलब बहुत पुराना बैंक नहीं है, जनवरी 2016 में इसने अपना ऑपरेशन शुरू किया था। और चाइना का हिस्सा इसमें सबसे ज्यादा है, लगभग 26%। इंडिया का इसमें लगभग 7.5% हिस्सा है। तो इंडिया का इसमें सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर इंडिया इस बैंक का है। अगर पूछें
एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का सबसे नया मेंबर कौन बना है? तो ये मिलियन डॉलर क्वेश्चन है। ये है इराक। इराक बना 4 अगस्त 2022, अभी बना है 2 महीने पहले इराक। तो इराक ध्यान रखिए, इस बैंक का सबसे जो लेटेस्ट मेंबर है वो बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन से बैंक ने एक डिजिटल पहल शुरू करी है जिसका नाम है प्रोजेक्ट वेव? प्रोजेक्ट वेव को इंडियन बैंक ने शुरू करा है, आपका अपना बैंक, यानी इंडियन बैंक, यूअर ओन बैंक। तो इन्होंने कई डिजिटल इनिशिएटिव प्रोजेक्ट वेव के नाम से जो हैं वो शुरू करे हैं। इज दैट क्लियर? इनकी मोबाइल बैंकिंग ऐप भी आती है जिसका नाम है इंड ओआसिस। तो ये भी पूछ सकते हैं कि इंड ओआसिस जो ऐप है वो कौन से बैंक की है? तो वो इंडियन बैंक की है। अभी अभी पहली इंटरसिटी लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर कौन है जिसने ओएनडीसी को ज्वाइन करा है? तो ये कंपनी है शिप रॉकेट। लॉजिस्टिक्स की कंपनी है, ओएनडीसी को इसने ज्वाइन किया है अभी अभी। इज दैट क्लियर? ओएनडीसी एक डेमोक्रेटाइज्ड ई कॉमर्स है जो भारत सरकार ने लॉन्च किया है। और ओएनडीसी जो है ये नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी है जिसको हम सेक्शन 8 कंपनी बोलते हैं। इसको डीपीआईआईटी ने सेटअप किया है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर काम करता है। इनमें से एक इरडई ने कमेटी बनाई है, सलाहकार समिति यानी कंसल्टेटिव कमेटी। क्यों बनाई है? भारत में हेल्थ इंश्योरेंस को प्रमोट करने के लिए, उसका विस्तार करने के लिए। इसके चेयरमैन कौन होंगे? 15 मेंबर कमेटी है, तो इसके चेयरमैन होंगे राकेश जोशी। राकेश जोशी इरडई में ही मेंबर हैं, तो ये चेयरमैन होंगे इस कमेटी के। ये भारत में हेल्थ इंश्योरेंस को ग्रो करेगी। इज दैट क्लियर? हेल्थ इंश्योरेंस में अभी भी काफी स्कोप है इंडिया में ग्रो करने का, क्योंकि भारत में जनरली लोग इंश्योरेंस लेते नहीं है क्योंकि उनको लगता है प्रीमियम भरना पड़ेगा तो वो खर्चा है। लेकिन जब फिर खर्चा आता है तो फिर वो गरीब हो जाते हैं। भारत में सबसे बड़ा कारण है लोगों का बिलो पॉवर्टी लाइन में जाने का हेल्थ एक्सपेंडिचर। आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ एक्सपेंडिचर इंडिया में बहुत ज्यादा है। क्लियर? तो हेल्थ इंश्योरेंस को हमें भारत में प्रमोट करना है। अभी अभी कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट रिलीज करी है जिसका नाम है पेरोल रिपोर्टिंग इन इंडिया एन एम्प्लॉयमेंट पर्सपेक्टिव? पेरोल रिपोर्टिंग इन इंडिया, इस रिपोर्ट को पब्लिश करा है एनएसओ ने, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ये कौन से मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है? ये मॉस्पी के अंडर काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, उसके अधीन ये काम करता है। तो उसने ये रिपोर्ट दी है। ये रिपोर्ट जो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड वगैरह में के सब्सक्राइबर बन रहे हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन बताती है। और ये बताती है कि पिछले लगभग 5 सालों में, मतलब सितंबर 2017 से जून 2022 तक, ऑलमोस्ट 5 साल हो गए, कितने नए सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने नेशनल पेंशन स्कीम को ज्वाइन किया है, जिन्होंने एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को ज्वाइन किया है। तो फॉर एग्जांपल भारत में 36,53,544 लोग हैं, लगभग 36 लाख आप याद रख लो, जिन्होंने एनपीएस को ज्वाइन किया है पिछले 5 सालों में। राइट? और फिर कुछ और भी चीज़ें हैं इसमें, जैसे कितने लोग जो हैं वो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में हैं, कितने लोग जो हैं वो गैर संगठित क्षेत्र में आते हैं, इत्यादि इत्यादि। तो उतना डिटेल में आपको नहीं जाना है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से पहली कंपनी कौन सी है भारत की जिसने अपनी अर्निंग्स का जो डेटा है वो मेटावर्स पे डाला है? मेटावर्स क्या है? मेटावर्स जो है वो एक वर्चुअल वर्ल्ड है। तो ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। द आंसर इज ऑप्शन सी। और रिलायंस ने पार्टनरशिप करी जी मैत्री के साथ। जी मैत्री कंपनी, GMETRI, जी मैत्री कंपनी मेटावर्स बनाती है। राइट? मेटावर्स जो है वो बनाती है, तो इसके साथ मिलकर रिलायंस ने ये किया है। स्टैटिस्टा की रिसेंट रिपोर्ट के अनुसार इनमें से कौन सा मंत्रालय है भारत का जो दुनिया में सबसे ज्यादा रोजगार देता है? पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, भारत का रक्षा मंत्रालय। कितने लोगों को रोजगार देता है? 29,20,000। ठीक है ना? 2.92 मिलियन लोगों को रोजगार देता है हमारा रक्षा मंत्रालय। दूसरे नंबर पे है अमेरिका का डिफेंस डिपार्टमेंट। तीसरे नंबर पे है चाइना की आर्मी जिसमें 25,50,000 जवान हैं। फिर वॉलमार्ट, फिर अमेजोन, ऐसे ऐसे। लेकिन सबसे ज्यादा रोजगार देता है भारत का रक्षा मंत्रालय। टोटल मिला के 29,20,000 लोगों को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है वो रोजगार देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने इनमें से जो डेडलाइन है वो बढ़ा दी है। राइट? किस चीज के लिए? जो डायरेक्ट ईटीएफ ट्रांसेक्शन होते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ट्रांसेक्शन,
तो 25 करोड़ रुपए का जो थ्रेशोल्ड रूल है उसको लागू करने के लिए एसेट मैनेजमेंट कंपनियों को कहा गया था 25 करोड़ थ्रेशोल्ड रूल। तो इसके लिए जो डेडलाइन है वो अब नई है 1 मई 2023। 1 मई 2023। इज दैट क्लियर? तो ये बस आपको इतना ध्यान रखना है, ये थोड़ा टेक्निकल चीज़ है। बस आप इतना ध्यान रखिए कि जो ईटीएफ ट्रांजैक्शन है उसके लिए जो थ्रेशोल्ड रूल है 25 करोड़ का वो 1 मई 2023 से लागू हो जाएगा। सेबी ने जो डेट सिक्योरिटी है और नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, राइट, तो इनकी जो फेस वैल्यू है उसको रिड्यूस करके कितना कर दिया है। तो अगेन ये बहुत हाईली टेक्निकल चीज है शेयर मार्केट से रिलेटेड। बस आप इतना ध्यान रख लीजिए कि पहले 10 लाख थी, अब 1 लाख रुपए है, तो आंसर है 1 लाख। और ये लागू कब से हो जाएगी? 1 जनवरी 2023। डेब्ट सिक्योरिटी क्या होता है? एक तरह का फाइनेंशियल जो है इंस्ट्रूमेंट होता है ये, जो मार्केट से मनी बोरो करता है। ठीक है, जब आप इन्वेस्ट करेंगे तब आप समझेंगे ये चीजें कि डेब्ट सिक्योरिटी क्या होती हैं, इक्विटी सिक्योरिटी क्या होती हैं। इक्विटी थोड़ी रिस्की होती हैं, डेब्ट सिक्योरिटी थोड़ी सेफ होती हैं। डेब्ट सिक्योरिटी में आते हैं आपके बॉन्ड और डिबेंचर वगैरह ये सब, तो रिलेटिवली क्योंकि आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है तो ये सेफ होते हैं। आप अगर उसमें इन्वेस्ट करेंगे इक्विटी में, मतलब आप किसी कंपनी के शेयर खरीद रहे हो, तो कंपनी नीचे जाएगी तो आपके आपके शेयर भी नीचे जाएंगे। और कुछ भी फिक्स नहीं होता उसमें, कंपनी के परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है, तो वो रिस्की ज्यादा होते हैं। तो ये होता है। तो डेब्ट सिक्योरिटी में फेस वैल्यू पहले 10 लाख, अब 1 लाख होगी 1 जनवरी 2023 से। इनमें से कौन सी कंपनी या बैंक है जिसने केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी यानी केआरए बनाई है? तो ये बनाई है बीएसई टेक्नोलॉजीज ने। ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी है बीएसई टेक्नोलॉजीज। इसने जो इन्वेस्टर हैं उनके केवाईसी रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए केआरए बनाई है। इज दैट क्लियर? तो जो केआरए है ये जितने भी इन्वेस्टर हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सबका केवाईसी रिकॉर्ड्स को मेंटेन करेगी। और केआरए जो है इसको रेगुलेट कौन करेगा? इसको भी सेबी ही रेगुलेट करेगा। इनमें से कौन सी कंपनी है जिसे अप्रूवल मिल गया है कि वो एक पेमेंट एग्रीगेटर की तरह ऑपरेट कर सकती है? तो ये कंपनी है इन्फीबीम एवेन्यूज। इसको ये लाइसेंस मिल गया है, इन प्रिंसिपल अप्रूवल आरबीआई से मिल गया है कि ये एक पेमेंट एग्रीगेटर की तरह काम कर सकती है। राइट, तो ये ध्यान रखिए। इससे पहले रेजर पे, पाइन लैब्स, एम स्वाइप, वन पे, स्ट्राइप, इन सबको भी इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला था आरबीआई से कि ये पेमेंट एग्रीगेटर की तरह काम कर सकते हैं। और अभी फ्रेश अप्लाई किया था, आरबीआई ने कहा था कि आप 30 सितंबर 2022 तक अप्लाई कर दो, फिर हम लाइसेंस देंगे। तो अभी वाले राउंड में तो मेनली इसी कंपनी को मिला है, इन्फीबीम एवेन्यूज को ही ये लाइसेंस मिला है। भारत की जो कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है सेबी, उसने सरकार का प्रपोजल अप्रूव कर दिया है टू कन्वर्ट ड्यूज ऑफ ओवर 1.92 बिलियन बाय टेलीकॉम ऑपरेटर वोडाफोन आइडिया टू इक्विटी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, देखो मान लो सरकार ने किसी कंपनी को लोन दिया, मान लो 100 करोड़ का लोन दिया, ठीक है, और कंपनी की वैल्यू है 1000 करोड़। कंपनी की वैल्यू 1000 करोड़ है, कोलेटरल फ्री लोन था मान लो 100 करोड़ का। कोलेटरल फ्री इसलिए दिया कि कंपनी अच्छा ग्रो कर रही है सर, और क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है, तो कोई ऐसा वो नहीं है कि कंपनी खा जाएगी। कंपनी की वैल्यू कितनी है? 1000 करोड़। कंपनी प्रॉफिट कमा रही है मान लो 100 करोड़ का हर साल, तो बैंक देखता है भाई बढ़िया है, और 100 करोड़ का ही तो लोन है, कोई ज्यादा तो है नहीं, 100 करोड़ तो प्रॉफिट ही कमा रही है, टोटल कंपनी की वैल्यू 1000 करोड़ है, तो कोई रीजन नहीं है कि लोन ना दूं, तो बैंक ने 100 करोड़ का लोन दे दिया। अब लोन दिया था तो मतलब वही है कि भाई लोन है, उस पर ब्याज लेंगे हम, मान लो 20% ब्याज लेंगे हर साल। तो बैंक ने कहा चलो बढ़िया है, हर साल 20 करोड़ की कमाई हो जाएगी। अब ये जो कंपनी है, ये कंपनी पिटना शुरू हो गई, प्रॉफिट तो छोड़ो नुकसान में चली गई उल्टा, और कंपनी की वैल्यू गिर के अब 1000 करोड़ से रह गई 500 करोड़। अब कंपनी कहती है भाई मैं तो इस हालत में नहीं हूं कि मैं आपका पैसा वापस कर दूं, ना तो मैं प्रॉफिट कमा रही, मैं तो नुकसान में जा रही हूं उल्टा। तो बैंक क्या कहेगा, अच्छा एक काम करो, तुम्हारी वैल्यू 500 करोड़ रहे अब आज के समय में, मेरा 100 करोड़ रुपया है, तो मुझे अपनी कंपनी में आप 20% हिस्सा दे दो। मतलब ये जो 100 करोड़ है इसके बदले में आपकी कंपनी का 20% मालिकाना हक रख लेता हूं, तो मेरा पैसा वसूल हो जाएगा। यानी बैंक ने क्या किया? बैंक ने अपने जो ड्यूज थे, अपने जो बकाया था पैसा, उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर लिया, कंपनी की हिस्सेदारी में कन्वर्ट कर लिया। समझ में आया? तो ये भी एक तरीका होता है पैसा वापस लेने का। और आप जानते हैं वोडाफोन पे कितना ज्यादा कर्ज है,
अब देखिए कर्ज कितना ज्यादा है, लगभग 15,000 करोड़ का कर्ज है, यानी $1.92 बिलियन। तो सेबी ने कहा है वोडाफोन को, इसके इक्विवेलेंट, आप ये तो चुका नहीं सकते पैसा, इसके इक्विवेलेंट आप सरकार को इक्विटी दे दो, हिस्सेदारी दे दो अपनी कंपनी में। तो सरकार की हिस्सेदारी 30% के आसपास हो सकती है। अभी ऑफिशियल नहीं हुआ है कितनी होगी क्या होगा, लेकिन हाँ ये अभी हो सकती है। इज दैट क्लियर? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अलाउ करा है इनमें से कौन से बैंक को कि वो अपना ब्रांच नेटवर्क एक्सपेंड कर सकता है 3 साल के बाद? ये है तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक। इसको ये कहा था आप, ये 101 साल पुराना बैंक है, कोई छोटा और नया बैंक नहीं है, बहुत पुराना बैंक है ये। तो इसको ये कहा था नई शाखाएं नहीं खोलोगे, लेकिन अब खोलने की इजाजत दे दी है। इज दैट क्लियर? इस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? टूटीकोरिन यानी थुट्टुकुडी। आज के टाइम में टूटीकोरिन को थुट्टुकुडी बोलते हैं, वहां पे इसका है। तो ये बैंक 1921 में खुला था, और जब खुला था तो इसको क्या बोलते थे? इसको नदर बैंक बोलते थे, इसको बोलते थे नदर बैंक। इरडई, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक 24 मेंबर कमेटी बनाई है जिसका काम है रूरल पॉपुलेशन में इंश्योरेंस को पॉपुलर करना, इंश्योरेंस को डेवलप करना। इस कमेटी के चेयरमैन कौन होंगे? इसके चेयरमैन होंगे थॉमस देवसिया। थॉमस देवसिया इस कमेटी के चेयरमैन होंगे। और ये बीमा विस्तार करना चाहते हैं भारत में, बीमा विस्तार, राइट। तो ये कमेटी एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाएगी जिसको बीमा विस्तार कहा जाएगा। एक बात और, इंश्योरेंस रेगुलेटर ने यह भी कहा है कि वो वुमेन सेंट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाए जिसको बीमा वाहक कहा जाएगा। और ये सारे एमसीक्यू क्वेश्चन है। और एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाए जिसका नाम होगा बीमा सुगम। तो क्या क्या कहा है ध्यान से सुनिए। एक ढांचा, एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाए, किसके लिए? रूरल पॉपुलेशन के लिए। तो इसका नाम होगा बीमा विस्तार। फिर एक वुमेन सेंट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाए जो अनटैप्ड रूरल एरियाज के लिए होगा, गांव गांव तक पहुंचेगा, उसका नाम होगा बीमा वाहक। बीमा वाहक एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होगा, एग्जाम में बस एमसीक्यू सीधा आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो बनेगा उसका नाम क्या होगा? बीमा वाहक। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो बनेगा वो होगा बीमा विस्तार, राइट। और एक चीज होगी बीमा सुगम जो कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा। अब ये तीनों चीजों को बनाने की जिम्मेदारी दी है थॉमस देवसिया कमेटी को। तो एक शब्द में बोला जाए तो बीमा विस्तार जो है, नाम से पता चल रहा है बीमा को एक्सपेंड किया जाएगा, बीमा कवरेज को रूरल पॉपुलेशन में एक्सपेंड किया जाएगा। बीमा विस्तार, विस्तार मतलब ही होता है एक्सपेंड करना। तो रूरल पॉपुलेशन के लिए कस्टमाइज्ड पैकेजेस होंगे इंश्योरेंस के, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। उस ऑनलाइन मार्केटप्लेस का क्या नाम है जिसको इरडई ने लॉन्च किया है, जिसमें लाइफ इंश्योरेंस और नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी अपने प्रोडक्ट जो हैं बेचेंगी एक ही प्लेटफॉर्म पर? तो इसका नाम क्या होगा? इसका जो नाम होगा वो होगा बीमा सुगम। जैसा मैंने आपको बताया था, बीमा सुगम ऑनलाइन मार्केटप्लेस होगा, और ये 1 जनवरी 2023 से एक्टिव हो जाएगा। मल्टीपल यहां पे प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगे, बीमा सुगम। इज दैट अंडरस्टूड? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी अभी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने एक ग्रुप एक्सीडेंट इंश्योरेंस प्लान लॉन्च करा है। तो इसमें एक्सीडेंटल डेथ कवरेज भी होगा, कितने अमाउंट का होगा? तो याद रखिए एक्सीडेंटल डेथ कवरेज इसमें 10 लाख रुपए का होगा। और इन्होंने ये टाटा एआईजी और बजाज अलियांज के साथ मिलकर लॉन्च किया है। इसमें प्रीमियम भरना पड़ेगा, कुछ 399 रुपए के आसपास का प्रीमियम होगा। विद इन 5 मिनट्स आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। इसमें 10 अलग अलग तरह के जो बेनिफिट हैं वो हैं, और इसमें टोटल या परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी कवर भी है लगभग 10 लाख का। तो बस इतना ध्यान रख लीजिए। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक सरकारी है, इसलिए शायद ये क्वेश्चन आ भी सकता है, अदरवाइज कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट।
एज याद रख लो, 18 से 65, 18 से 65 उम्र वालों के लिए है, और ये किसी भी पोस्ट ऑफिस में आप इसको ले सकते हो। इज दैट क्लियर? 10 लाख रुपए का इसमें एक्सीडेंटल डेथ कवर है। इनमें से इंडियन बैंक एसोसिएशन का चेयरमैन कौन बना है अभी अभी? इंडियन बैंक एसोसिएशन के चेयरमैन बने हैं अतुल कुमार गोयल। कौन है ये पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अतुल कुमार गोयल। पहले भी यही थे, अब भी यही बने। और डेप्यूटी चेयरमैन कौन बना है? डेप्यूटी चेयरमैन 3 लोग बने हैं। दिनेश कुमार खर, जो एसबीआई के चेयरमैन हैं, एएस राजीव, जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और माधव नायर। माधव नायर मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मशरेक बैंक के। मशरेक बैंक, MASHREQ, मशरेक बैंक। और एन कामाकोड़ी, ये सिटी यूनियन बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, ये बने हैं ऑनरेरी सेक्रेटरी। इंडियन बैंक एसोसिएशन कब बना था? 1946 में बना था। इज दैट क्लियर? नोमुरा सिंगापुर, वैसे तो नोमुरा जापान की कंपनी है, लेकिन नोमुरा सिंगापुर की जो ब्रांच है, उन्होंने कौन से बैंक में अपना हिस्सा बेच दिया है? 1.52% ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन करके, क्योंकि लिस्टेड बैंक है तो अपना हिस्सा शेयर मार्केट में जाके बेच दिया। तो ये बेचा है इन्होंने CSB बैंक, कैथोलिक सीरियन बैंक, यानी CSB बैंक। इसका हेडक्वार्टर त्रिशूर केरला में है। संदीप बख्शी फिर से किस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO बन गए हैं? तो ये ICICI बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO फिर से बन गए हैं। इनमें से कौन व्यक्ति है जो पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का CEO बना है? ये बने हैं मिस्टर गिरीश कौजगी। गिरीश कौजगी विल बी द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। इनमें से कौन सा कंट्री है जो भारत का तीसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन के उभरा अप्रैल से अगस्त, यानी 5 महीनों के लिए? इस फाइनेंशियल ईयर 23 के शुरू के 5 महीने अप्रैल से अगस्त हमने तीसरे नंबर पे एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा किस कंट्री को किया? तो वो हमने किया नेदरलैंड को। तो आंसर है नेदरलैंड। इज दैट क्लियर? और अमेरिका नंबर 1 पे था, UAE जो है वो नंबर 2 पे था, और नेदरलैंड जो है वो नंबर 3 पे रहा। इनमें से क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का नया चेयरमैन कौन बना है? क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन बने हैं जक्षय शाह। ये कौन सी कंपनी के चेयरमैन हैं? ये सेवी ग्रुप एक कंपनी है, उसके चेयरमैन हैं, और ये क्रडई के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं। इज दैट क्लियर? क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया कब बना था? क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया 1997 में बना था। इनमें से पहला प्राइवेट बैंक कौन सा है जो भारत बिल पे इकोसिस्टम की क्रेडिट कार्ड कैटेगरी में शुमार हो गया है? भारत बिल पे इकोसिस्टम, इसमें आप क्रेडिट कार्ड से भी अब पे कर सकते हैं। तो ये एनेबल करने वाला पहला प्राइवेट बैंक कौन सा हो गया है? ये हो गया है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक। इज दैट अंडरस्टूड? और मैं आपको बता दूं कि अब आप क्रेडिट कार्ड से UPI में भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, और 2000 तक कोई चार्ज आप पे नहीं लगेगा। कौन से बैंक को नेशनल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड्स में DX अवार्ड मिला है फॉर बेस्ट प्रैक्टिसेस इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अंडर द BFSI सेगमेंट? नाइस क्वेश्चन। ये है कर्नाटका बैंक। कर्नाटका बैंक को नेशनल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड मिला है। इनके बहुत सारे डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं, जैसे KBL नेक्स्ट, KBL विकास। इस तरह के जो इनके फीचर हैं वो काफी पॉपुलर हैं। 27वां कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स भारत का कौन बनी है? इनका नाम है भारती दास। ये भारत की बनी है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ये CGA बनी है, ना कि CAG। दोनों में कंफ्यूज मत होना, राइट? मैं CGA की बात कर रहा हूं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करा है, www.ipension.nic.in। वन स्टेप सोल्यूशन पेंशनर के नीड्स के लिए। यह प्लेटफॉर्म किस बैंक के कोलैबोरेशन के साथ बना है? तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कोलैबोरेशन किया है। तो आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और ध्यान रखिए, ये प्लेटफॉर्म भविष्य पोर्टल के साथ लिंक कर दिया गया है। भविष्य पोर्टल क्या है? ये एक एंड टू एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग पोर्टल है,
जितने भी रिटायरमेंट ड्यूज होते हैं, जितने भी रिटायरमेंट ड्यूज हैं, राइट, वो रियल टाइम में आप यहां पे ट्रैक कर सकते हैं भविष्य पोर्टल पर। जो व्यक्ति रिटायर हो चुका है वो अपने पेंशन की अपडेट यहां पे ट्रैक कर सकता है भविष्य पोर्टल पर, राइट। और इसको एक और पोर्टल से जोड़ दिया गया है जिसका नाम है सी पेन ग्राम्स। सी पेन ग्राम्स क्या होता है? सेंट्रलाइज्ड पेंशन ग्रीवेंसेज रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। पेंशन से रिलेटेड अगर कोई आपकी शिकायत है तो उसके लिए होता है सी पेन ग्राम्स पोर्टल, उससे जोड़ दिया गया है। और अभिनव पोर्टल से भी जोड़ दिया गया है इसे। अभिनव पोर्टल किसके लिए होता है? अभिनव पोर्टल एक प्लेटफॉर्म है, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो रिटायर हो चुके हैं वो अपने एक्सपीरियंसेस जब वो नौकरी में थे वो यहां पे दर्ज कर सकते हैं कि उनके क्या क्या तजुर्बा रहा, क्या क्या एक्सपीरियंस रहा। तो अभिनव पोर्टल पे से भी इसे लॉन्च कर दिया गया है। इज दैट क्लियर? इन सब से लॉन्च करके इसको जोड़ दिया गया है, तो एक तरह से पेंशन से रिलेटेड सारी चीजें अब एक ही जगह पे होंगी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज पार्टनर्ड विद द इंडियन रेलवेज कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन? आईआरसीटीसी के साथ किसने पार्टनरशिप करी है? ट्रेवल नाउ पे लेटर पेमेंट ऑप्शन दिया है इन्होंने आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट ऐप के ऊपर। तो ये पार्टनरशिप कैश ई कंपनी ने करी है। ये एक फाइनेंशियल वेलनेस कंपनी है जो ट्रेवल नाउ पे लेटर का ऑप्शन आपको देगी। इनमें से कौन सी कंपनी है जिसे अप्रूवल मिला है आरबीआई से? ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी अकाउंट एग्रीगेटर की तरह काम कर सकती है। अकाउंट एग्रीगेटर यानी एनबीएफसी एए। ये किस तरह की कंपनियां होती हैं? ये वो होती हैं जो आपका सारा फाइनेंशियल डेटा रखेंगी अपने पास और जरूरत पड़ने पे आपकी परमिशन से रिलीज करेंगी। इनको बोलते हैं एनबीएफसी एए कंपनियां। तो फिनटेक कंपनी सिग्नेट को ये अप्रूवल आरबीआई से मिला है कि वो एनबीएफसी एए की तरह काम कर सकती है। सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसीज कौन से ऑर्गेनाइजेशन की हैं जो अब डिजी लॉकर पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन बन गई हैं? याद रखिए, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी पीएफआरडीए। पीएफआरडीए जो है वो आपको डिजी लॉकर में एक एक्स्ट्रा ऑप्शन दे रहा है। वो क्या? जैसे अकाउंट ओपनिंग यूजिंग ड्राइविंग लाइसेंस। आप ड्राइविंग लाइसेंस से भी अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं डिजी लॉकर में, और आप अपना एग्जिस्टिंग एड्रेस भी अपडेट कर सकते हैं। तो सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसीज जो हैं वो भी अब डिजी लॉकर पे आ गई हैं। इज दैट अंडरस्टूड? तो डिजी लॉकर क्या है? बहुत डिजिटल इंडिया के तहत एक पोर्टल है जहां पे आप अपने सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट डिजिटली रख सकते हैं सारे। इनमें से कौन सा बैंक है जिसने एक टर्म डिपॉजिट स्कीम शुरू करी है जिसका नाम है सेंटेनरी डिपॉजिट स्कीम? सेंटेनरी मतलब इस बैंक को 100 साल हो गए हैं। तो ये लॉन्च करी है कर्नाटका बैंक ने। इसमें क्या है? इसमें आप 555 दिनों के लिए एफडी कराइए तो आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट मिलेगा। आपको मिलेगा 7.2% इंटरेस्ट एफडी में, और सीनियर सिटीजन्स को मिलेगा 7.6% इंटरेस्ट। तो कर्नाटका बैंक को 18 फरवरी 2024 को 100 साल हो जाएंगे, राइट, यानी कि 555 दिन रफली। ठीक है, तो इस खुशी में इन्होंने ये करी है। धन वर्षा योजना किसने शुरू करी है? ये तो इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। एलआईसी ने करी है। एलआईसी की नई योजना धन वर्षा। ये एक सेविंग्स लाइफ इंश्योरेंस प्लान है, प्रोटेक्शन और सेविंग दोनों, यानी एंडाउमेंट प्लान। एंडाउमेंट प्लान वो होता है जिसमें प्रोटेक्शन भी होता है और सेविंग भी होती है। इसका क्या मतलब है प्रोटेक्शन भी सेविंग भी? एक होता है टर्म इंश्योरेंस जिसमें आप जो प्रीमियम भरते हो वो अगर यूज नहीं हुआ आपका इंश्योरेंस तो वो खत्म हो जाता है। एक है जो प्रीमियम भरते हो वो जुड़ता जाता है ब्याज के साथ, और अगर कोई दुर्घटना नहीं होती तो आपको वापस मिल जाता है, राइट। तो आप कहेंगे फिर हर कोई यही लेगा, प्रीमियम वेस्ट क्यों करेगा, एंडाउमेंट ही लेगा। एंडाउमेंट में प्रीमियम बहुत ज्यादा होता है तो इसलिए लोग टर्म इंश्योरेंस ज्यादा लेते हैं। एलआईसी धनवर्षा स्कीम एक एंडाउमेंट प्लान है, प्रोटेक्शन भी मिलेगा और सेविंग भी मिलेगी, डेथ बेनिफिट वगैरह सब है इसमें, राइट। तो ये एलआईसी ने लॉन्च किया है और इसके
LIC धनवर्षा के क्या प्रोविजन है? LIC धनवर्षा जो है, इसमें क्या क्या चीजें ऐसी हैं जिन पे MCQ आ सकते हैं? तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी ऐसी चीज है जिसपे MCQ आ सकता है। मैंने पूरी योजना अच्छे से देख ली है ये। हाँ, अगर आप ये योजना लेना चाहते हैं तो बात अलग है। अगर आप ये तो LIC एजेंट को घर में बुलाइए और पूछिए कि भाई क्या क्या मुझे इसमें वो मिलेंगी, सर्विसेज मिलेंगी। अदरवाइज इसमें कुछ ऐसा है नहीं जिसपे मुझे लगा कि इस पे MCQ आ जाएगा, राइट। अब जैसे इसमें 10 साल और 15 साल दो ऑप्शन आपको दिए हैं, या तो 10 साल के लिए ले लो पॉलिसी या 15 साल के लिए ले लो। एक दो चीजें इसमें बता देता हूं। जैसे पॉलिसी टर्म 10 साल के लिए भी ले सकते हो, 15 साल के लिए भी ले सकते हो। हाँ, मिनिमम सम अश्योर्ड पूछ सकते हैं। मिनिमम कितने की इंश्योरेंस आपको करानी पड़ेगी, तो वो है 1,25,000 रुपए। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम कितना भी जा सकते हो आप। मिनिमम लेकिन 1,25,000 है। और एंट्री के लिए जो मिनिमम एज चाहिए, 3 साल की उम्र आपकी होनी चाहिए मिनिमम। अगर आप 15 साल की वाली पॉलिसी ले रहे हैं, 10 और 15 साल दो ऑप्शन है ना, 15 साल वाली के लिए 3 साल आपकी उम्र होनी चाहिए, और 10 साल वाली के लिए आपकी उम्र कम से कम 8 साल होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? तो मेरे ख्याल से इतना काफी है इसमें, इससे ज्यादा कुछ मेरे को लगता नहीं इसमें आएगा। महिंद्रा महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज ने पार्टनरशिप करी है इनमें से कौन से बैंक के साथ क्रेडिट एक्सेस को एनहांस करने के लिए? महिंद्रा महिंद्रा ने पार्टनरशिप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ करी है, तो आंसर है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। जनरली पार्टनरशिप पे क्वेश्चन नहीं आते हैं, ये आप स्किप भी कर सकते हैं चाहें तो। बस एक बार आपकी आंखों के नीचे से निकलवा देता हूं। SBI जनरल इंश्योरेंस ने इनमें से किस कंपनी के साथ पार्टनरशिप करी है? ये इंश्योरेंस पॉलिसी को व्हाट्सएप के थ्रू देगी, तो इन्होंने गपशप के साथ पार्टनरशिप करी है। यूबी बोर्ड के इंडिपेंडेंट चेयरमैन कौन बने हैं? यूबी एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है, तो इन्होंने जो है मिस्टर अतनु चक्रवर्ती को बनाया है। अतनु चक्रवर्ती आपको याद होगा, और यूबी कंपनी को पहले क्रेड एवेन्यू बोलते थे, राइट। अतनु चक्रवर्ती मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में जॉइंट सेक्रेटरी जो है वो रह चुके हैं, और आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी रह चुके हैं, राइट। ये कंपनी यूबी शुरू करी थी गौरव कुमार ने, और इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। जेपी मॉर्गन ने अपना इंडियन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बिजनेस हेड करने के लिए किसे अपॉइंट किया है? इन्होंने जो है नवीन वधवानी को अपॉइंट किया है। पेटीएम पेमेंट बैंक ने अपना सीईओ किसे बनाया है? इन्होंने जो अपना सीईओ बनाया है, अभी अभी सतीश गुप्ता रिटायर हो रहे हैं, उसके बाद अब दीपेंद्र सिंह राठौर को बनाया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंधन बैंक का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? तो सौरव गांगुली बने हैं बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर। और शाओमी, चाइनीज टेक्नोलॉजी कंपनी है शाओमी, इन्होंने एमआई फाइनेंशियल सर्विसेज को भारत में बंद कर दिया है। एमआई फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी को बंद कर दिया है। और पहली सरकारी कंपनी कौन सी बनी जिसने 10,000 करोड़ से ज्यादा का खरीदारी करी है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल पर? नाइस क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये कंपनी है सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। आप जानते हैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर अब तो कॉपरेटिव्स को भी जोड़ दिया गया है, वो भी शॉपिंग कर सकते हैं। पूरी तरह से पेपरलेस कैशलेस मार्केट प्लेस है ये। पहली कंपनी जिसने 10,000 करोड़ की शॉपिंग करी है वो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये पोर्टल 9 अगस्त 2016 को लॉन्च हुआ था इंडिया में। सुरक्षा फिक्स डिपॉजिट स्कीम किसने लॉन्च करी है? ये लॉन्च करी है डीसीबी बैंक ने। डीसीबी बैंक ने, तो इसमें इंश्योरेंस बेनिफिट आपको मिलते हैं। ये एफडी स्कीम है, वैसे फिक्स डिपॉजिट स्कीम है। तो 700 दिन के लिए आपको पैसा अपना बैंक में डालना है, और आपको 7.1% इंटरेस्ट मिलेगा। 7.1% एनुअल इंटरेस्ट रेट जो है वो आपको इसमें मिलेगा। इज दैट क्लियर? इसमें एक 3 साल का ऑप्शन भी है, आप 700 दिन नहीं तो 3 साल के लिए भी डाल सकते हैं, तो उसमें अलग अलग आपको इंटरेस्ट मिलेंगे। सीनियर सिटीजन को ज्यादा मिलेंगे ऑब्वियसली। तो ये था हमारा बैंकिंग अवेयरनेस का वीडियो अक्टूबर 2022 का हिंदी में। मिलते हैं बहुत जल्दी सेट 1 ऑफ नवंबर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।